हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। माई सेल्फ प्रवीण। और आज हम लोग ज्योग्राफी का जो फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम था प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से अलग अलग प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं और कुछ एग्जांपल्स देखे थे जैसे फिशिंग वगैरह, हंटिंग वगैरह, गैदरिंग वगैरह। ओके, सो जो बचे कुछ एक्टिविटीज़ है उसमें से एक एनिमल हस्बेंड्री है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, उसके बाद माइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। तो ये दो तीन एक्टिविटीज़ आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी भी एनिमल का जो रेयरिंग करना। ठीक है, नॉर्मली जो कैटल रेयरिंग होता है उसी को एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। जैसे कि जो हेंस है उनको पाला जाता है, जो पिग्स है उनको पाला जाता है, बकरियां, गाय, भैंस, बैल वगैरह वगैरह जो भी ये उनको पाला जाता है उसी को एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। और ये बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन है। ओके, उसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए आपके बुक में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक मैप आपको लेसन के स्टार्टिंग में ही दिया था। ठीक है, सो सबसे पहला तो क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डू यू थिंक देर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द एनिमल हस्बेंड्री एंड ग्रासलैंड्स? यस, डेफिनेटली। सो देर इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द ग्रासलैंड्स एंड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जहाँ पे ग्रासलैंड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं जिस भी एरिया में, वहाँ पे एनिमल्स को खाने के लिए ग्रास मिलती है और उनको चरने के लिए अच्छा सा मैदान मिलता है, जिसकी वजह से जहाँ पे नंबर ऑफ ग्रासलैंड्स ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स ज़्यादा रहेंगे और उनका एनिमल हस्बेंड्री, उनका कैटल रेयरिंग ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इन विच कॉन्टिनेंट इज द एनिमल हस्बेंड्री नॉट प्रैक्टिस ऑन अ लार्ज स्केल? सिंपल सी बात है, अंटार्कटिका। बार बार इसी कॉन्टिनेंट पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, आराम से आप देख सकते हो उनको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन विच रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड डू एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर कोइंसाइड? ठीक है, तो इस मैप में देख सकते हो आप आराम से। सबसे पहले एग्रीकल्चर मतलब ग्रीन कलर है और एनिमल हस्बेंड्री मतलब थोड़ा बहुत अपना खतरनाक कलर दिया है इन्होंने। ठीक है, थोड़ा सा आप देख सकते हो, ये वाला जो कलर है, ठीक है, वो एनिमल हस्बेंड्री का है। थोड़ा बहुत ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत लाइटिश येलो टाइप उसका कलर है। ठीक है, सो इस वाले कॉन्टिनेंट में देखो ग्रासलैंड्स, और मतलब नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में थोड़ा बहुत जो अपना ये है ग्रासलैंड वाला एरिया ज़्यादा है, और वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है। मतलब दोनों कलर है, एग्रीकल्चर का भी कलर है और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री का भी कलर है। ठीक है, ऐसे ही बहुत यहाँ पे भी यूरोप में भी थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है जहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री दे बोथ कोइंसाइड। ओके, सो थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसको, जो भी एनिमल हस्बेंड्री नाम का टॉपिक है। ओके, सो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अपना जो अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। ओके, सो इक्वेटर की वजह से अपना जो अर्थ है वो पूरा का पूरा एक स्फेयर जैसा है, मतलब सर्कुलर है। तो ऊपर का जो पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। हेमिस्फेयर मतलब हाफ पार्ट, हाफ स्पेयर, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको सदर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रासलैंड है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री है वो ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, सो एक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है एनिमल हस्बेंड्री को, वो प्रेजेंस ऑफ ग्रासलैंड्स। ठीक है, जहाँ पे ग्रासलैंड ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा रहेगा। सेकंड फैक्टर, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है आजकल। जैसे बहुत सारे मतलब जो गाय भैंस होता है, या फिर जो भी एनिमल्स मिल्क दे सकते हैं, उनसे मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए या फिर मिल्क निकालने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, मशीन्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बाकी उनका रेयरिंग के लिए भी अलग अलग मशीन्स का यूज़ किया जाता है। मार्केट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे ही हम लोग पालेंगे कुछ भी और उसके लिए मार्केट ही नहीं रहेगा, उसके प्रोडक्ट्स के लिए या फिर उसके लिए मार्केट नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं बनेगा। इसलिए मार्केट होना ज़रूरी है। और थर्ड, स्टेट्स मतलब बड़ी बड़ी जगह होनी ज़रूरी है उनको रेयर करने के लिए या फिर पालने के लिए। ओके, आई होप इतना क्लियर है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, ये दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा है विचारों का। ठीक है, जहाँ पे भी एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत एनिमल हस्बेंड्री होता है। जैसे आप लोगों ने गांव साइड में देखा होगा, जिस जो भी आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, आप लोगों ने देखा होगा जिसका भी खेती होता है उसका एक दो भैंस या फिर एक दो गाय या फिर एक दो बैल होते ही है। मतलब वो एग्रीकल्चर के साथ थोड़ा बहुत एनिमल हस्बेंड्री भी करता है। और ये बड़ी 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 कंट्रीज़ में, ठीक है, अपने भी इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। और पूरी दुनिया में भी अलग अलग कंट्रीज है जहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एक साथ चलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे ज़्यादा नहीं होता एनिमल हस्बेंड्री? तो इक्वेटोरियल एरिया में। इक्वेटोरियल एरिया में मतलब क्या, एकदम सेंटर पे जो इक्वेटर है, जहाँ पे ये मैंने बोला था ये वाला जो एरिया है, वहाँ एनिमल हस्बेंड्री नॉर्मली होता नहीं है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है?
डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट है, इसका मतलब वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा ठीक नहीं है, पॉइजनस गैसेस वगैरह होते हैं बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, बहुत डेंस बहुत खतरनाक क्लाइमेट होता है, हीट वाला क्लाइमेट होता है। उसके बाद थर्ड, लो क्वालिटी फॉडर, मतलब खाने के लिए, चरने के लिए जो घास की क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत ही लो क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम होता है वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री करने में, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री होता है उसके बारे में भी बताया है। तो ये वाला जो एरिया है, ये तो इक्वेटर वाला, एकदम सेंटर पे इक्वेटर जाता है, एक अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को चीर के, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री मानते हैं, ऊपर इक्वेटर के ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर के नीचे 30 डिग्री साउथ, इतना जो एरिया है, मतलब इक्वेटर से लेके 30 डिग्री साउथ, इक्वेटर से लेके 30 डिग्री नॉर्थ, वहाँ पे ज़्यादातर एनिमल हस्बेंड्री होता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ ग्रासलैंड्स ज़्यादा है, ओके। इक्वेटर पे नहीं, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। सो बढ़ते हैं आगे। माइनिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। माइनिंग के फैक्टर्स पहले देख लेते हैं, माइनिंग का कैसे होता है वो आप देख सकते हो मूवी में, ठीक है, सॉरी इस पिक्चर में। और एक मूवी भी आई थी KGF नाम की, उसमें तो भर भर के माइनिंग के बारे में बताया है, ठीक है, KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स। सो नॉर्मली अगर स्टार्टिंग से देखें हम लोग, तो जो मैन है, जो इंसान है, जब से जन्म लिया है इस दुनिया में, तब से लेके आज तक मिनरल्स के पीछे भागता है, ठीक है। मतलब एकदम स्टार्टिंग में तो वो खाने के पीछे भागता था, लेकिन धीरे धीरे उसको पता चला कि वेपन्स बनाना, टूल्स बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो मांस को फाड़ सके या फिर बाकी चीज़ों में यूज़ कर सके, ठीक है। सो नॉर्मली मिनरल जो भी मिलते थे उसका ज्वेलरी के लिए यूज़ होता था, टूल्स बनाने के लिए, मतलब वेपन्स बनाने के लिए, और फिर बाकी के जो टूल्स है वो बनाने के लिए उसका यूज़ होता था। उसके बाद यूटेंसिल्स, मतलब बांडी कुंडी जो भी है, ठीक है, बर्तन वगैरह बनाने के लिए उसको यूज़ करते थे। अभी उसके जो यूजेस है मिनरल्स के, मिनरल्स मतलब क्या, सोना चांदी हीरे मोती जो भी है, ठीक है, सारे मिनरल्स। तो स्टोन एज में उसका यूज़ अलग होता था एकदम, स्पेशली टूल्स बनाने के लिए यूज़ होता था, हथियार वगैरह बनाने के लिए, जिससे कि वो मांस वगैरह फाड़ सके। सेकंड, कॉपर एज में उसका यूज़ अलग होने लगा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा आर्टिकल बनाने के लिए या फिर छोटा मोटा पॉट बनाने के लिए, छोटी मोटी ज्वेलरी बनाने के लिए वगैरह यूज़ होने लगा। ब्रॉन्ज एज में बाकी यूज़ होने लगा, आयन एज में और यूज़ होने लगा, और एटॉमिक एज में तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मिनरल्स का, ठीक है। जैसे यूरेनियम, थोरियम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। सो कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि माइनिंग की क्वालिटी क्या होगी, माइनिंग कैसे किया जा सकता है, ओके। सो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब क्या, जिस एरिया में माइनिंग करना है वहाँ का अर्थ का एरिया कैसा है, मतलब जियोलॉजी कैसा है, जियो मतलब अर्थ, ठीक है। सो वहाँ का सिस्टम कैसा है, वहाँ पे मिनरल्स वाकई में पाए जा सकते हैं या नहीं, कितने क्वांटिटी में पाए जा सकते हैं, वो जियोलॉजी पे डिपेंड करता है। उसके बाद सेकंड है वैल्यू। वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जो भी मिनरल्स हम लोग निकाल रहे हैं उसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो ज़्यादा माइनिंग किया जा सकता है। जैसे कि अभी के ज़माने में लिथियम करके एक मिनरल है जो बहुत वैल्यूएबल है पूरी दुनिया में, बिकॉज लिथियम का बैटरी बनाया जाता है, लिथियम के चिप्स बनाए जाते हैं मोबाइल्स में वगैरह डालने के लिए, ठीक है। और सोना चांदी हीरे मोती उनका तो वैल्यू है ही, तो जिसका जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उसका उतना ज़्यादा माइनिंग करे तो वो बेटर होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। थर्ड, क्लाइमेट भी, सॉरी पूरा कल्याण हो गया यहाँ पे। वैल्यू हो गया था, ठीक है। वैल्यू हो गया था, उसके बाद क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट के बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट नाम की चीज़ है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जो भी पैसा लगाया जाता है, ठीक है, माइनिंग करने के लिए पैसा लगता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसके लिए जितना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा माइनिंग हो सकता है, या फिर ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेक्नोलॉजी हाई लेवल की यूज़ करनी चाहिए, नहीं तो डायरेक्टली खोद के अंदर जाके तो निकाल नहीं सकते हम लोग, सिंपल है। उसके बाद स्किल लेबर चाहिए, ठीक है, लेबर बहुत अच्छे क्वालिटी का चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो माइनिंग है वो करा सकते हैं। मतलब लेबर अंदर तक नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मशीन्स को हैंडल करने के लिए लेबर चाहिए, ओके। वो सब देख लिया हम लोगों ने। और लास्ट में माइनिंग का डायरेक्ट रिलेशन है इंडस्ट्रीज से, माइनिंग बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगा। सो इट इज MID। MID मतलब माइनिंग लीड्स टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लीड टू डेवलपमेंट, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद कुछ
डबड़े दिए हैं आपको, ठीक है, जिसमें बताया है कि आपको 3 काम करने हैं, 3 डबड़े दिए लगातार। लास्ट में एक तो ए कॉलम, दूसरा बी कॉलम, तीसरा सी कॉलम ऐसा दिया है, जैसे यहाँ पे दिखाया है देखो। ए में इमेज दिया है, बी में कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, सी में टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आपको बताना है। मतलब सब कुछ जोड़ जाड़ के बताना है कि कौन से नंबर को कौन सा सूट करता है और कौन से टाइप का एग्रीकल्चर है, इमेज को देख के बताना है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए पहले से जोड़ के रखा है, ठीक है। डायरेक्टली आंसर्स, जैसे सबसे पहला अगर देखेंगे तो यहाँ पे फ्लावर्स का खेती हो रहा है, ठीक है। फ्लावर्स का खेती हो रहा है का इसका मतलब क्या कि यहाँ पे कौन सा एग्रीकल्चर हो रहा है वो पहले बता देता हूँ। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर नाम का एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लावर का, फ्रूट्स का खेती, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पे फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब जो शौक के लिए या फिर सिर्फ दिखावे के लिए रखे जाते हैं, सुंदर दिखने के लिए, ओके। इन ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है इसमें खेती में, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, वगैरह वगैरह। यहाँ पे यूज ऑफ मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा होता है और मैकेनाइजेशन भी थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। मतलब मैनुअल लेबर स्पेशली फ्लावर्स को प्लग करने के लिए वगैरह ज़्यादा लगते हैं, फ्लावर्स की देखभाल करने के लिए थोड़ा बहुत मैकेनाइजेशन, थोड़ा बहुत मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद इट इज़ प्रैक्टिस इन ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन एंड टेम्परेट रीजन्स वेयर क्लाइमेट इज सपोर्टिव, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन मतलब सिंपल, आप लोगों को शायद से पहले पहले भी बताया है, ये सपोज अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच से अपना इक्वेटर जाएगा, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर एक छोटा सा और एक लाइन जाता है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के नीचे और एक लाइन जाता है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जो इतना वाला एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाला, इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला रीजन बोलते हैं या फिर ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ओके। उसके बाद मेडिटेरियन रीजन कहाँ पे है? अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो यूरोप के जस्ट साइड में, ठीक है। सपोज करो ये अर्थ है, तो यहाँ पे सपोज करो ये यूरोप है और यहाँ पे ये अफ्रीका है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो एरिया है समंदर वाला, तो उसको मेडिटेरियन एरिया बोला जाता है, और वही क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेरियन एरिया है, ओके। और वहीं पे मेडिटेरियन टाइप का ये होता है अपना, ये मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये खेती ज़्यादातर होता है। टेम्परेट रीजन्स मतलब क्या होता है? टेम्परेट रीजन्स मतलब वो रीजन्स जहाँ पे सपोज ये ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर जितना भी रीजन रहेगा छोटा सा, यहाँ पे पोलर रीजन के नीचे, इसको टेम्परेट रीजन बोला जाता है। यहाँ पे भी होता है, और एकदम लास्ट में पोलर रीजन होता है। ये वाला पीला वाला जो दिख रहा है वो पोलर रीजन, ओके। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। उस साइड का अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये जो टाइप है दैट इज हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट एक और एक है इमेज जिसमें आपको दिख रहा है दो लोग आराम से प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है। गार्डनिंग टाइप होता है यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहला, इट इज़ मॉडर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इट फुलफिल्स द डिमांड्स ऑफ द अर्बन पीपल, इट इज़ डेवलप इन फ्रिंज एरियाज। मतलब अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया, फ्रिंज एरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अर्बन एरिया और थोड़ा सेमी अर्बन एरिया, उसके बीच में जो छोटा सा एरिया रहता है उसको फ्रिंज एरिया बोला जाता है। सो उस एरिया में इसको डेवलप किया जाता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम लिमिटेड एग्रीकल्चर एरिया, छोटा सा एरिया होता है, उसी छोटे से लिमिटेड एरिया से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में ये सोचते हैं। कैपिटल का यूज़ बहुत ज़्यादा हाई होता है, और मैनुअल लेबर के साथ, मतलब इंसानों के लेबर के साथ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, नॉलेज और कैपिटल का भी बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। नॉलेज मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, किस तरीके से इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए उसके बारे में पता होना चाहिए। और कैपिटल मतलब पैसे का भी यूज़ अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिक और केमिकल मैन्योर्स, मैन्योर्स मतलब क्या होता है? खाद, ठीक है। इनका भी अच्छे से यूज़ होना चाहिए, या फिर फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन का सही से यूज़ होना चाहिए, या फिर होता है इसमें। प्रैक्टिस इन एरियाज लाइंग एट द डिस्टेंस ऑफ ओवरनाइट जर्नी बाय ट्रक्स, मतलब ऐसे एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है, या फिर ऐसे एरियाज में इसका प्रोडक्शन होता है जहाँ से एक रात में ट्रक डायरेक्टली अर्बन एरियाज में पहुंच सकता है। सपोज करो एक एरिया है ठाणे, ठीक है। ठाणे के ऐसे एरियाज में ये प्रोड्यूस होगा जहाँ से ठाणे के मेन मार्केट तक जाने के लिए आध एक रात का समय काफ़ी है। मतलब आज अगर उसका जो भी प्रोडक्शन है वो हुआ, तो उसको निकाल के डायरेक्टली एक रात में ठाणे के मेन मार्केट में पहुंचा जा सकता है, ऐसा, ठीक है।
उसके बाद इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क्स, एग्स, मीट, फिश, बिकॉज इसके साथ ही साथ क्या बोलते हैं उसको, एनिमल हस्बेंड्री भी किया जाता है। अभी एग्स तो उगाएंगे नहीं, सिंपल, एग्स तो जो भी एनिमल्स है, कैटल्स, वो देते हैं, तो उनका मीट वगैरह, तो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री भी जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है। इट इज़ डेवलप मेनली इन इंडस्ट्रियलाइज एंड डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज। जैसे कि डेंसली पॉपुलेटेड है तो एक तो इंडस्ट्रियलाइज एरिया होना चाहिए जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, और ऐसे एरिया में ज़्यादातर ये प्रैक्टिस किया जाता है, ताकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो उसको फुलफिल करने के लिए ऐसे छोटे छोटे अगर गार्डन्स बनेंगे जहाँ पे ऐसी छोटी मोटी चीज़ें उगाएंगे तो वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सकते हैं और उनका भला हो सकता है और इनको पैसा मिल सकता है, सिंपल, ठीक है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स वगैरह वगैरह, जैसे एक है खेड़, शिवपुर, सासवड़ आर ब्रॉड टू पुणे, मतलब सपोज फ्रूट्स, फ्लावर्स कहाँ से, सासवड़ करके छोटा सा एरिया है पुणे के आजू बाजू में, ठीक है, वहां से डायरेक्टली पुणे मेन सिटी तक लाया जाता है। इसी प्रोसेस को या फिर इसी एग्रीकल्चर के टाइप को मार्केट गार्डनिंग बोला जाता है, ठीक है, सिंपल। सो नेक्स्ट है, जो इमेज दिख रहा है आपको, ये मैकेनाइज एग्रीकल्चर होता है, बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा मशीन्स का यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। जैसे कि ये बाबू भैया आराम से ट्रैक्टर चला रहे हैं और पूरा का पूरा एक साथ बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं मशीन से, ठीक है, काम करते हुए। सो यहाँ पे लार्ज साइज फार्म होता है, बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ किया जाता है इसमें क्योंकि बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं, क्योंकि इसलिए। उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न मशीनरी यूज़ किया जाता है। मोनोकल्चर मतलब सिंगल क्रॉप का कल्टीवेशन होता है, बहुत बड़े फार्म पे, बहुत बड़े एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ ऐसी ज़मीन होती है और वहाँ पे एक ही क्रॉप लिया जाता है, मोनोकल्चर। यूज ऑफ मशीनरी फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, सोइंग मतलब बीज लगाने से लेके हार्वेस्टिंग, पूरा जो क्रॉप्स है वो कट करने तक, पूरा का पूरा प्रोसेस में मैकेनाइजेशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादातर मशीन्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद कल्टीवेशन एंड कमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री इज डन टुगेदर, सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बोला था, गहरा रिश्ता एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का। जहाँ पे भी एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत एनिमल हस्बेंड्री का स्कोप होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो दोनों साथ में रह सकते हैं। सो यहाँ पे कल्टीवेशन के साथ थोड़ा बहुत एनिमल हस्बेंड्री भी किया जाता है कमर्शियल लेवल पे, मतलब बेचने के लिए या फिर उसके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए या फिर खुद एनिमल्स को ट्रेड करने के लिए, ऐसे, ठीक है। पर हेक्टर लो बट पर कैपिटा इनकम इज हाई, मतलब हेक्टर पर हेक्टर पर, नॉर्मली जो लैंड होती है उसको हेक्टर्स में या फिर एकर्स में काउंट किया जाता है। सो पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी कम होता है, लेकिन पर हेक्टर जो इनकम होता है वो कम होता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। पर कैपिटा मतलब पर हेड इनकम, मतलब पर फार्मर इनकम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 50 एकड़ का खेती, मतलब 1 एकड़ का कम भी हो जाए तो 50 एकड़ का काउंट करेंगे तो उस फार्मर का इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स, स्टेपीज, प्रेरीज, डॉन्स, पंपास, वेल्स, ये सारी ग्रासलैंड्स है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, उनके नाम है, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में आते हैं। जैसे कि डॉन नाम का जो है ग्रासलैंड वो ऑस्ट्रेलिया में आता है, ठीक है। पंपास जो है वो साउथ अमेरिका में आता है, प्रेरी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है, वेल्स जो है वो अफ्रीका में आता है, स्टेपीज जो है वो एशिया में आता है, वगैरह वगैरह, बस, ठीक है। तो हर ग्रासलैंड में अलग अलग टाइप का, हर ग्रासलैंड वाले एरिया में ऐसा जो एग्रीकल्चर है वो किया जाता है, जिसको एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर बोला जाता है। एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे, बड़े एरिया में, और कमर्शियल मतलब उसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना है, ट्रेड करना है, बेचना है, बिजनेस करना है, इसलिए इसको एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर बोला जाता है। उसके बाद मेन क्रॉप्स कौन से हैं, एक तो वीट है और दूसरा मेज मतलब मक्का, सिंपल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में वगैरह, ठीक है। ऐसा जो एग्रीकल्चर है वो अपने इंडिया में भी होता है, जैसे कि कश्मीर में थोड़ा बहुत होता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, आसाम में वगैरह होता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में होता है, जहाँ पे हिली स्लोप पे या फिर जहाँ पे माउंटेन वाला स्लोप, माउंटेन का स्लोप रहेगा या फिर हिल्स का स्लोप रहेगा, हिल्स पे स्पेशली ये खेती किया जाता है, ऐसे बहुत ही सुंदर दिखता है वो, ठीक है। यहाँ पे इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्रॉप उगाया जाता है, या तो वो टी होगा, या तो वो कॉफ़ी होगा, या कोई स्पाइस होगा, मतलब मसाला होगा, ठीक है, ऐसे स्पेशली ये दोनों का ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, टी और कॉफ़ी, ओके। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लार्ज फार्म साइज रहेगा, बहुत बड़ा फार्म साइज रहेगा, जैसे पूरा का पूरा माउंटेन कवर किया जा सकता है। कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा, और मोनोकल्चर मतलब सिंगल क्रॉप उगाया जाएगा।
लोकल लेबर इज एम्प्लॉयड, यहाँ पे लेबर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, यहाँ पे मशीन्स का ज़्यादा रोल नहीं होता, सिंपल, ठीक है। मतलब वो टी के पत्ते निकालने के लिए, चाय पत्ती निकालने के लिए लोग लगते हैं, ठीक है, और कॉफ़ी के बीन्स कलेक्ट करने के लिए लोग लगते हैं, मतलब मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा है। क्रॉप इज़ वेल मैनेज फॉर क्वालिटी एंड प्रोसेसिंग, ठीक है, बहुत अच्छे से उसका क्वालिटी चेक किया जाता है, फिर उसकी क्वालिटी इंश्योर की जाती है, उसको अच्छे से मैनेज किया जाता है, उसका प्रोसेसिंग भी अच्छे से होता है। जैसे चाय पत्ती से डायरेक्टली वो जो चाय की लीव्स होते हैं, लीव्स से पत्ती बनाने तक का प्रोसेस, वो सब इसमें इंक्लूड होता है आगे। उसके बाद पर हेक्टर एल्ड इज लो बट टोटल प्रोडक्शन इज हाई, मतलब हर हेक्टर का देखेंगे, जैसे लास्ट में देखा था हम लोगों ने, लास्ट एग्रीकल्चर के टाइप में पर हेक्टर का थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम होता है, लेकिन ओवरऑल अगर सबका काउंट करेंगे तो फिर उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसका पैसा भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। वंस प्लांटेशन इज डन इट गिव्स प्रोडक्शन फॉर 10 to 15 ईयर्स। नेक्स्ट फ्रेंड, एक बार अगर एक प्लांटेशन कंप्लीट हो गया तो उसका प्रोडक्ट जो उगता है उसका बेनिफिट नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स तक होता है, मतलब वही प्रोडक्शन 10 to 15 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ऐसा, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला टी कॉफ़ी, जैसे कि मैंने बताया, रबर का प्लांटेशन होता है, कोकोआ के सीड्स होते हैं, ठीक है, ऐसा। ये स्पेशली स्पाइस प्लांटेशन भी होते हैं, जैसे कि केरला में कुछ स्पाइस, उसके बाद कैश्यू नट मतलब काजू वगैरह, काजू प्लांटेशन कोकन रीजन में, अपने महाराष्ट्र के कोकन रीजन में होता है, ठीक है। और दूसरी कंट्रीज देखेंगे इंडिया को छोड़ के तो मलेशिया, श्रीलंका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कैरेबियन आइलैंड्स। कैरेबियन आइलैंड्स कहाँ पे, सपोज करो ये अर्थ है, ये इक्वेटर, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो छोटा सा सी का एरिया है, वहाँ पे जो आइलैंड कंट्रीज है उन्हीं को कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज बोला जाता है, वहाँ पे भी ये किया जाता है। फिर फिलीपाइंस, थाईलैंड, वियतनाम, ऐसे छोटे छोटे देशों में भी इसका प्रैक्टिस होता है, ओके। मतलब ये एग्रीकल्चर किया जाता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट एक इमेज दिया है यहाँ पे, राइस का खेती दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। राइस का खेती, इसको सिंपल इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोला जाता है। सब्सिस्टेंस मतलब क्या, जो सिर्फ खाने पीने के लिए, खुद के खाने पीने के लिए या फिर थोड़ा बहुत बेचने के लिए ये होता है। मेन पर्पज इसका खुद के खाने के लिए होता है, ठीक है। मैक्सिमम एल्ड फ्रॉम स्मॉल लैंड होल्डिंग होता है, एकदम छोटे से लैंड पे बहुत ज़्यादा एल्ड निकाल सकते हैं, मतलब छोटे से लैंड पे भी जो राइस का कल्टीवेशन है, राइस का प्रोडक्टिविटी है, राइस का सीड कल्टीवेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। फूड क्रॉप्स आर डोमिनेंट, मतलब जो खाया जाता है, जैसे कि मेनली राइस ही होता है इसमें, राइस इज डोमिनेंट, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है, राइस इज द मेजर क्रॉप, ठीक है। इंडिया का सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रॉप चलता है इंडिया में तो दैट इज राइस, ठीक है। सो मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे, जैसे वो राइस को ऐसे लगाया जाता है, राइस के जो क्रॉप्स है उनको लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये बाकी कंट्रीज़ में कहाँ फेमस है इंडिया को छोड़ के, चाइना, जापान, कोरिया, श्रीलंका, ईस्ट एशियन कंट्रीज। ईस्ट एशियन कंट्रीज मतलब इंडिया के राइट साइड वाले, जैसे बांग्लादेश हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, चाइना हो गया, वगैरह वगैरह। राइस इज द मेजर क्रॉप इन दिस एग्रीकल्चर, सिंपल है, ओके। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ये था, उसके बाद वाला एग्रीकल्चर का टाइप। उसके बाद और एक है दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, जहाँ पे फॉरेस्ट को कट करके आग लगाया जाता है। सपोज फॉरेस्ट को कट किया, फॉरेस्ट का कुछ एरिया कट किया, जितना एरिया कट किया उसके जो रूट्स वगैरह रहेंगे उस ट्रीज के, उसको आग लगा दिया जाता है और उसी जमीन पे फिर एग्रीकल्चर किया जाता है। उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। वो जोड़ी आप आराम से लगा सकते हो, वही बाकी, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल एट एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा अगर किसी कॉन्टिनेंट के लोग एंगेज है, लोग खुद अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर करने में लोगों का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम है, तो वो अफ्रीका और एशिया में है, दो ही कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। लेकिन उसके ऑपोजिट यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये जो तीन कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, इन कॉन्टिनेंट्स में एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है लेकिन नंबर ऑफ पीपल कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर कम होता है लेकिन नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है लेकिन नंबर ऑफ पीपल एंगेज कम है, मतलब यहाँ पे मशीन्स का यूज़ ज़्यादा होता है, लोगों का यूज़ ज़्यादा नहीं होता। ये कंट्रीज़ नॉर्मल, मतलब अफ्रीका और एशिया में कंट्रीज़ ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे मशीन्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लोगों का ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ पे मशीन्स का यूज़ ज़्यादा होता है और एग्रीकल्चर थोड़ा सा कम होता है। ये नॉर्मली दूसरी कंट्री से, यहाँ की कंट्री से इंपोर्ट वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए पॉपुलेशन का नंबर कम है एग्रीकल्चर में, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट, फिजिकल फैक्टर्स जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं।
सबसे पहला तो क्लाइमेट है, ठीक है। क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, क्लाइमेट के हिसाब से क्रॉप्स लिए जाते हैं। जैसे राजस्थान में कैक्टस उगता है, कश्मीर में कैक्टस नहीं उग सकता, ठीक है। और सिंपल सी बात है, टी और कॉफ़ी मुंबई में नहीं उग सकते, वो साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में ही उगते हैं। सो हर क्रॉप के लिए एक क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट के हिसाब से क्रॉप्स लिए जाते हैं। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब सिंपल वहाँ का जो एरिया है, ठीक है, माउंटेन वाला, हिली एरिया, प्लेन एरिया, उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। जहाँ पे जितना ज़्यादा प्लेन एरिया रहेगा उतने ज़्यादा क्रॉप्स अच्छे अच्छे उग सकते हैं, और हिली एरियाज में सिर्फ कुछ लिमिटेड क्रॉप्स उग सकते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस वगैरह। सॉइल्स भी अच्छा होना चाहिए। सबसे बेस्ट सॉइल अगर माना जाता है इंडिया में तो वो दैट इज एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो सॉइल भी, सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है मेनली कि एग्रीकल्चर कैसा होगा। वाटर का अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। बहुत सारे क्रॉप्स रेनफेड क्रॉप्स होते हैं, मतलब रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होते हैं, और बहुत सारे क्रॉप्स को इरिगेशन देना पड़ता है, मतलब आर्टिफिशियली वाटर देना पड़ता है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद से, ठीक है। दो टाइप के, वो जो ड्रॉप्स वाला इरिगेशन होता है, जहाँ पे डायरेक्टली प्लांट्स के रूट को एक एक ड्रॉप करके इरिगेशन पानी दिया जाता है, उसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। और जो जो स्प्रिंकल होता है वो ऐसे ही फवारा मारता है इधर उधर, ठीक है, ऐसा। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिपेंड करते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर कैसा होगा। एक तो लेबर है, ठीक है। सेकंड मार्केट है, मार्केट भी होना चाहिए जो भी उगा रहे हैं उसके लिए। खुद ही उगा रहे खुद ही खा रहे तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। सेकंड, थर्ड कैपिटल भी होना चाहिए। कैपिटल मतलब जितना ज़्यादा बड़ा एकड़ का खेती होगा, जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर का एरिया होगा, उतना ज़्यादा कैपिटल मतलब पैसा लगेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए एग्रीकल्चर के फील्ड से लेके मार्केट तक जाने के लिए। स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्रॉप्स डायरेक्ट कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रैवल करते हैं, तो उनको बीच बीच में स्टोरेज, या फिर जहाँ पे भी गोदाम्स रहेंगे वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आगे उसको बढ़ाया जा सके। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अच्छी होनी चाहिए ताकि एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। पॉपुलेशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा डिमांड रहेगा, जितना ज़्यादा डिमांड रहेगा उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी डिमांड फुलफिल हो सके। और लास्ट, ओनरशिप ऑफ द लैंड, ठीक है। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी के पास स्मॉल होल्डिंग होता है, स्मॉल लैंड होता है, छोटा फार्मर होता है, वो उतना ही प्रोडक्टिविटी कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा एकड़ का खेती रहता है, 400 एकड़, 500 एकड़, ऐसे भी कुछ धुरंधर लोग रहते हैं, ठीक है। सो ओनरशिप ऑफ द लैंड पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, कि कौन से क्रॉप्स ले सकता है, कितना उसका मार्केट का एक्सेस रहेगा, कितना वो पैसा कमा सकता है। तो ये सारी के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। लास्ट में कुछ कंसेप्ट है जैसे पॉली हाउस वगैरह, ग्रीन हाउस वगैरह, वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, ठीक है, वो मॉडर्न कंसेप्ट है, ओके। सो इस तरीके से हम लोगों ने जो ये चैप्टर, 4 चैप्टर जिसका नाम है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, उसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है वो सब कवर किया। सबसे पहले हम लोगों ने हंटिंग से स्टार्ट किया था, ठीक है। हंटिंग, उसके बाद गैदरिंग, उसके बाद फिशिंग, उसके बाद अपना आज का एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, वो सब हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।